क्लास स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग बायोलॉजी का क्लास अर्थात जीव विज्ञान में पाठ 3 जीव जनन कैसे करते हैं का कुल वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो आप हमारे चैनल पर अगर नया हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। तो हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आप ऐसा कीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर और कुल क्वेश्चन को लगाकर देखिए कि आप लोग कितना सही कर रहे हैं। उसके बाद फिर हम जो सिखा रहे हैं उसमें से मिला लीजिए कि कितना आपका सही हो रहा है। चलिए देखा जाए। कायिक के प्रवर्धन में पौधे के किस भाग से नया पौधा उत्पन्न हो सकता है? तो कायिक प्रवर्धन में क्या होता है ना कि पौधे के कुछ अंग को काट कर उसको लगाया जाता है, जिसको हम लोग कलम कहते हैं। कलम लगाया जाता है तो वो जैसे कि तना से, पत्तियों से या दोनों से या नॉट, मतलब नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो कायिक प्रवर्धन में पौधों के किस भाग से नया पौधा, देखिए जो तना से भी नया पौधा उत्पन्न होता है। तना जैसे हम लोग गन्ना होना, ईख जिसको कहते हैं, काट कर उसको रोकते हैं तो फिर वो क्या होता है, ईख फिर वहां से जमना शुरू हो जाता है, जिसको हम लोग कलम कहते हैं। और पत्ता से भी होता है। आपका पत्ता जो होता है, पेड़ का पत्ता गिर गया तो पत्ता गिरने पर उसमें छोटा छोटा करके उसमें से नया पौधा निकलने लगता है। तो यह कह रहा है कि तना से, पत्तियों से या दोनों से, तो हम लोग दोनों को कर सकते हैं। ठीक है ना, तने से, पत्तियों से, नॉन ऑफ दीज, मतलब ये तो नहीं होगा, यानी कि तना से हो सकता है, पत्तियों से हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस पौधों को कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाया जाता है? वही कायिक प्रवर्धन। तो अभी हमने कायिक प्रवर्धन के बारे में जाना, तो ये क्या होगा, गुलाब, गन्ना, गन्ना मतलब ईख, अंगूर, अंगूर का पौधा, इनमें से सभी। तो गुलाब का पौधा काट कर कलम अगर लगाइएगा तो वो लग जाएगा। तो गुलाब का भी फूल हो गया, गन्ना हो गया, जिसको ईख कहते हैं, अंगूर, और इनमें से सभी, तो ये सभी हो जाएंगे। गीले डबल रोटी के टुकड़ों पर क्या उत्पन्न हो जाता है? गीले डबल रोटी, डबल रोटी का मतलब जिसको पाव रोटी नहीं बोला जाता है, पाव रोटी या ब्रेड, उस टाइप का। तो गीले डबल रोटी के टुकड़ों पर क्या उत्पन्न हो जाता है? कवक, शैवाल, अमीबा या स्पाइरोगाइटा। तो ये आपका क्या होगा, कवक होता है। कवक जैसा, जिसको फफूंदी टाइप का कहते हैं ना, वही। नर युग्मक और मादा युग्मक के संगलन को क्या कहते हैं? तो उसे किण्वन कहते हैं, निषेचन कहते हैं, अंकुरण कहते हैं या परागकण कहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक के संगलन को हम लोग निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। सारे को आप हो सकता है तो नोट्स पर उतार लीजिए और उस सबको क्या कीजिए, उसको याद कीजिए। निषेचन की क्रिया किस में होती है? तो ईस्ट में होता है या पुष्पी पादप में होता है एवं जंतुओं में या अमीबा में या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, निषेचन की जो क्रिया होती है वो पुष्पी पादपों में भी होती है और जंतुओं में भी होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। निम्न में नर युग्मक क्या है? नर युग्मक, निम्न में नर युग्मक क्या है? तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर दिया है अंडाणु, वृषण, शुक्राणु, नॉन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई। तो यहाँ पर देखिए शुक्राणु जो होता है वो नर युग्मक होता है। ऑप्शन नंबर सी, शुक्राणु क्या होता है, नर युग्मक होता है। ये जो अंडाणु होता है ये स्त्रियों में हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए स्त्री केसर में उपस्थित होता है, मतलब स्त्री केसर में क्या उपस्थित होता है? तो स्त्री केसर में दिया है अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र, इनमें से सभी। तो स्त्री केसर में ये सब होते हैं। स्त्री केसर में क्या होता है, ये सभी होता है, इनमें से सब। स्त्री केसर में उपस्थित सब होता है, अंडाशय भी होता है, वर्तिका भी होता है, वर्तिकाग्र भी होता है। ठीक है, इनमें से सभी। अगला देखा जाए, शुक्राणु कहाँ बनते हैं? तो शुक्राणु कहाँ बनते हैं ये देखना है। तो वृषण में, पित्तपिंड में, हृदय में या फेफड़ा में? तो वृषण में क्या होते हैं, शुक्राणु होते हैं, जो पुरुष में वृषण पाए जाते हैं। ठीक है, स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? तो स्त्रियों में अंडाशय की संख्या, ठीक है, तो स्त्रियों में अंडाशय की संख्या 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो ऑप्शन नंबर भी 2 होगा। क्या होगा, 2 होगा। स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है,
दो होती है। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, आप इसको नहीं समझ में आ रहा है तो पीछे से फिर रिपीट करके देखिए, उसको याद कीजिए, उसको समझिए, ठीक है। और हो सकता है तो नोट्स पर इसको आपको उतार लेना होगा। मनुष्यों में नर जननांग कौन है? तो मनुष्यों में नर जननांग वृषण हो गया, शुक्रवाहिका हो गया, मूत्रमार्ग हो गया, ये सब। देखिए मनुष्यों में नर जननांग का है, तो नर का जननांग यानी कि पुरुष के लिए नर में कह रहा है तो वृषण, शुक्रवाहिका, मूत्रमार्ग ये सभी, तो ये सभी होगा, ये तीनों होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 11 नंबर देखते हैं। अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है? यानी कि अंडाणु जो होता है इसका निषेचन कहाँ होता है? तो अंडाणु का जो निषेचन होता है यहाँ पर है योनि में, मूत्राशय में, फिलोपियन नलिका में या अंडाशय में। तो अंडाणु का निषेचन जो होता है वो फिलोपियन ट्यूब कहते हैं या फिलोपियन नलिका कहते हैं। फिलोपियन ट्यूब कहिए या फिलोपियन नलिका कहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी, 11 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। माँ के रुधिर से पोषण मिलता है। माँ के रुधिर से किसको पोषण मिलता है? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए भ्रूण को मिलता है, गर्भाशय को या ग्रीवा को या शुक्राणु को। तो भ्रूण को मिलता है, किसको मिलता है? भ्रूण। वही भ्रूण जो है बड़ा होकर शिशु बनता है माँ के गर्भ में, ठीक है। तो इसीलिए माँ के रुधिर से पोषण किसको मिलता है? तो भ्रूण को मिलता है, ठीक है। अगला 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि मानव मादा का गर्भकाल का समय कितने दिनों का होता है? तो आप सभी लोग जानते ही होंगे कि 9 महीना का, 10 महीना का, 11 माह का, 12 माह का। माह मतलब महीना होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मानव मादा का गर्भकाल कितना दिन का होता है? तो 9 महीना का होता है। कितना महीना का होता है? 9 महीना का होता है। तो 13 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और इसमें देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन कि भ्रूण का विकास कहाँ होता है? भ्रूण का विकास जो है वो कहाँ होता है? तो देखिए भ्रूण का विकास जो होता है गर्भाशय में होता है, फेलोपियन नलिका में होता है, योनि में होता है, ग्रीवा में होता है। तो भ्रूण का जो विकास होता है वो गर्भाशय में होता है, ठीक है। भ्रूण का विकास कहाँ होता है? तो गर्भाशय में। 14 का ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन, शुक्राणु का रंग अपरिपक्व अवस्था में कैसा होता है? मतलब शुक्राणु जो है पूर्ण रूप से अभी परिपक्व नहीं हुआ है, वो पूर्ण रूप से अभी बना नहीं है। तो उस स्थिति में उसका रंग का जो होगा, वो रंग जो होगा किस रंग का होगा? तो वो होता है श्वेत रंग। यानी कि 15 का ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन दिया है इसमें श्वेत, लाल, पीला और नीला। तो क्या होगा? श्वेत होगा। सब श्वेत का मतलब होता है सफेद रंग का होगा, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर इसका और पूरा उसमें टिक लगाकर मिलाइए कि आप लोग अब इसमें कितना सही किए, ठीक है। इसको पूरा टिक कर लीजिए। टिक कर तब मिलाइए कि आपका कितना सही हो रहा है। फिर उसके बाद हम जो कर लेंगे उसमें से आप मिला लीजिएगा, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए कि मेरा ये आपका दिया हुआ जो क्वेश्चन है इसमें 15 में से 10 सही हुआ, 15 में से 15 सही हुआ, 15 में से 14 सही हुआ। कमेंट बॉक्स में लिखिए कि मेरा इतना सही हुआ, ठीक है। चलिए देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हाँ, अगला देखा जाए। ऐसे जीव जिसमें दोनों लिंग उपस्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं? दोनों लिंग, ठीक है, दोनों लिंग उपस्थित होते हैं उस तरह के जीव को क्या कहते हैं? तो एक लिंगी, द्विलिंगी या उभयलिंगी या अलिंगी या इनमें से कोई नहीं। देखिए जब दोनों लिंग उपस्थित होता है तो उसका मतलब हो गया कि द्विलिंगी। क्या? द्विलिंगी या उभयलिंगी। उभयलिंगी में दोनों आ जाता है, नर और आपका मादा दोनों आ जाता है उभयलिंगी में। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 16 का बी, द्विलिंगी या उभयलिंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है ऑप्शन में पतियों के द्वारा, तना के द्वारा, फलों द्वारा और जाइलम द्वारा। तो कह रहे कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? लैंगिक जनन जो है वो किसके द्वारा होता है पुष्पी पादपों में?
तो वहां पर फलों द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? फलों के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला देखा जाए, फूलों में नर प्रजनन अंग कौन सा है? अब देखिए फूलों में, किसमें? फूलों में नर प्रजनन, क्या नर प्रजनन अंग कौन सा है? तो फूलों में नर प्रजनन, हम लोग मादा प्रजनन पढ़े हैं, अंडाशय पढ़े थे, वर्तिकाग्र पढ़े थे, वर्तिका पढ़े थे। तो ये तो मादा पढ़ लिए थे ना, तो बच गया क्या आपका? बच गया आपका पुंकेसर। पुंकेसर जो होता है वो नर प्रजनन अंग है। किसका है? तो फूलों में है। नर प्रजनन अंग किसका है? तो फूलों में है। किसके? तो वो कौन सा है? तो पुंकेसर। और मादा के लिए क्या होता है? मादा प्रजनन अंग क्या पढ़े थे? अंडाशय, वर्तिकाग्र और वर्तिका, तीनों जो पढ़े थे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है? नहीं। तो देखिए आगे देखा जाए, पौधों के मादा भाग को क्या कहते हैं? पौधे के एक मादा भाग को क्या कहते हैं? पौधों में मादा भाग होता है, उसको क्या कहते हैं? तो देखा जाए, पौधों के मादा भाग को क्या कहते हैं? जयांग, दल, पुंकेसर, नॉन ऑफ दिस, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो पौधों के मादा भाग को हम लोग जयांग कहते हैं। बोलिए क्या कहते हैं? जयांग कहते हैं। क्या कहते हैं? जयांग कहते हैं। सबको नोट्स पर उतार कर लिखकर खूब बढ़िया से याद कीजिए। ये सब आपको एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, एकदम एग्जाम में आएगा। इतना में से एग्जाम में एकदम आएगा, इसलिए इसको रट्टा मारिए दम। आगे देखा जाए, पराग कोश में क्या होते हैं? पराग कोश में क्या होते हैं? ऑप्शन में ए में अंडाशय है, बी में अंडप्प है, सी में परागकण है और डी में ब्राह्मदल है। तो पराग कोश में क्या होते हैं? तो पराग कण होते हैं। बताइए क्या होते हैं? पराग कण होते हैं। बोलिए पराग कोश में क्या होते हैं? तो पराग कोश में क्या होते हैं? तो पराग कण होते हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा। 20 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 21 नंबर, पुष्पी पादपों में निषेचन कहाँ होता है? पुष्पी पादपों में निषेचन कहाँ होता है? पुष्पी पादपों में निषेचन कहाँ होता है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए, बीजांड के भीतर, भ्रूणकोश के भीतर, भ्रूणकोश के बाहर, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें देखिए भ्रूणकोश के जो होगा अंदर यानी कि भीतर होगा। कहाँ होगा? भ्रूणकोश के भीतर, भ्रूणकोश के भीतर होगा। क्या होगा? तो पुष्पी पादपों में निषेचन होता है। पुष्पी पादपों में निषेचन कहाँ होता है? भ्रूणकोश के भीतर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्वपरागण किस पौधों में होता है? बताइए स्वपरागण किस पौधों में होता है? तो स्वपरागण किस पौधों में होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर उभयलिंगी, एकलिंगी, अलिंगी, इनमें से सभी में। तो इनमें से सभी में कह रहा है, तो इनमें से सभी में नहीं होगा। यहाँ स्वपरागण का बात कह रहा है और पौधा के लिए, तो उसका आंसर क्या होगा? उभयलिंगी। उभयलिंगी क्या है? जिसमें नर और मादा दोनों जब शामिल होते हैं तो उस लिंगी पौधों को कहते हैं उभयलिंगी। क्या कहते हैं? उभयलिंगी। जिसमें नर और मादा दोनों लिंग समावेश हो तो उसको क्या बोलेंगे? उभयलिंगी। बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन, द्विखंडन किसमें होता है? द्विखंडन यानी कि उसका खंड हो जाए, दो भागों में टूट जाए, टूटना द्विखंडन कहलाता है। दो भागों में टूट जाए, द्वि का मतलब हुआ दो, अखंडन मतलब भाग में। टूटना किस में होता है? वो अमीबा में होता है कि पैरामीशियम में होता है, तो लिस्मेनिया में होता है या प्लाज्मोडियम में होता है? देखिए अमीबा में होता है। आप तो जानते हैं कि अमीबा जो है, अमीबा जैसे इस तरह का होता है अमीबा। तो अमीबा जो अपना जब ये रूप बदलता है भाग में तो ये टूटता है, ऐसे बड़ा होगा, बीच में पतला सा ऐसे ऐसे इसे जाएगा, बीच में इसे पतला होगा और पतला होगा, फिर यहाँ से टूटकर फिर ये दो भागों में क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो अमीबा जो होता है ना द्विखंडन होता है, और ये किसमें होता है? द्विखंडन वो अमीबा में हो जाता है। बोलिए क्लियर? बढ़िया से दम याद करना, रट्टा मारना, दम जी जान लगा देना इसमें। अगला क्वेश्चन, हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? देखिए हाइड्रा में प्रजनन, ये क्वेश्चन आता है ये सब, हाइड्रा में प्रजनन, इष्ट में प्रजनन। ठीक है, तो हाइड्रा में प्रजनन है ना, हाइड्रा और जो हाइड्रा हो गया, ईस्ट हो गया, ये सब में प्रजनन मुकुलन विधि से होता है।
तो द्विखंडन तो अभी बताएं अमीबा में होता है, तो द्विखंडन नहीं होगा, क्या होगा, मुकुलन। ठीक है, लैंगिक जनन नहीं होगा, अलैंगिक जनन नहीं होगा। तो हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है, तो मुकुलन से होता है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन भी आ गया वहीं, ईस्ट में प्रजनन किस विधि से होता है, तो बताइए किस विधि से अभी हम बताए हैं, तो वो भी क्या है आपका मुकुलन दिया हुआ है ना, द्विखंडन नहीं होगा। द्विखंडन अभी बताया किसमें, अमीबा में बताया। बताइए द्विखंडन किसमें अभी बताए, तो अमीबा में बताएं। तो यहाँ ईस्ट में भी क्या होगा, मुकुलन होगा। ठीक है, द्विखंडन नहीं होगा, लैंगिक जनन नहीं होगा, अलैंगिक जनन नहीं होगा, अर्थात 25 का क्या हो जाएगा, मुकुलन हो जाएगा। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, ध्यान से देखा जाए अगला क्वेश्चन, घेंघा किस समुदाय का प्राणी है, तो घेंघा किस समुदाय का प्राणी है, देखिए मोलस्का है। क्या है, मोलस्का, इसका होगा मोलस्का। ऑप्शन नंबर ए, एनिलिडा है, इकानोडर्मिटा है, इनमें से कोई। तो ध्यान देना है, मोलस्का जो है वो आपका घेंघा का समुदाय जो है वो किस में आता है, मोलस्का में आता है। तो आप सारे क्वेश्चन को जो आपको इसमें से नहीं आता था तो वो क्वेश्चन को आप एक पहले कॉपी में नोट्स बुक में उतारिए और सबको रट्टा मार के याद कर लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से वीडियो आपके पास आता रहेगा और दम आनंद मजा दम आता रहेगा आपको, और पूरा बेहतरीन से आप फाइनल एग्जाम के लिए तैयारी कीजिए और चैप्टर वाइज आता रहेगा और खूब रट्टा मार के याद कीजिए। ठीक है, और अगर अब तक भी हमारे चैनल को अगर नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।